अविनाश एक बड़े घर का लड़का है। कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी। हमेशा की तरह अविनाश न्यू बाइक से कॉलेज आया। ओ भाई साहब, ये स्पोर्ट बाइक तूने ले भी ली? हाँ, 2 दिन पहले ही डैड को बोला था इस बाइक के बारे में, और अगले दिन देखा तो बाइक घर के बाहर खड़ी थी। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार तू। थोड़ा मुझे भी दे देता तो रोज की तरह बस में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। तुझे कुछ पता करने कहा था, तूने किया कि नहीं? अरे यार, तू पागल हो गया है गौरी के पीछे। भूल जाना उसे। देख, कॉलेज में उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दोस्त। सीधा सीधा बोल, गौरी किस लड़के से प्यार करती है? अगर तू पता नहीं लगा सकता तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे अरे रुक, मैंने पता लगाया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक बार फिर उससे प्रपोज करके देखता हूं। अरे सुनता तो जा, उसे तुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है। अविनाश गौरी को बहुत पसंद करता था, पर गौरी को अविनाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गौरी, आई लव यू। तुझे कितनी बार कहूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। हर बार पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती कराने क्यों चला आता है तू? पर क्यों? तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में, बोल। तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तू एक नंबर का चिपकू है। हर बार की तरह गौरी अविनाश को इस बार भी मना कर देती है। अविनाश कैसे भी कॉलेज खत्म होने के पहले गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बार भी मना कर दिया उसने मुझे। तेरा मुंह देख के समझ गया था मैं। गौरी ने इस बार भी तुझे मना ही किया होगा। यहाँ देख, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तुझे भाव दे रही है और तू उस गौरी के पीछे पड़ा है। अरे छोड़ना यार। अरे एक बार देख तो ले। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब मत कर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गौरी में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए इतना पागल है। पता नहीं यार, पर उसमें कुछ अलग ही बात है। ऐसे ही रोमियो की तरह प्रपोज करता रहा ना, तो बेटा इस जन्म में गौरी तेरी होने से रही। अरे यार, तो क्या करूं मैं? काला जादू कर उस पे, फिर देख कैसे भागते हुए आएगी तेरे पीछे। काला जादू? ऐसा कुछ नहीं होता, चल चल। ओ भाई साहब, सब होता है, पर कोई बोलता नहीं। तुझे पता है ना मेरा बाप कितना बड़ा कंजूस है। अरे मक्खी चूसे एक नंबर का। कितने सालों से मेरी माँ कार लेने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उन्होंने नहीं ली। फिर मेरी माँ मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, हाँ, वहां एक काला जादू करने वाली बुढ़िया बैठती है। उसने माँ को कोई पाउडर दिया और बोली दूध में डाल के पिला देना अपने पति को। 2 दिन के अंदर अंदर कार आ गई मेरे घर पे। बाप रे, क्या बात कर रहा है? अविनाश पूरी रात करण की कही काले जादू की बात के बारे में सोचता रहा। क्यों ना मैं भी काला जादू का सहारा लूं, गौरी को अपना बनाने के लिए। रात के 2:30 बजे अविनाश मंदिर के पीछे
खंडर में चला जाता है काला जादू करने वाली बुढ़िया को ढूंढने के लिए। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी अम्मा, कोई है क्या यहाँ? तभी अविनाश देखता है काला जादू करने वाली बुढ़िया आग के सामने कोई टोटका कर रही थी और साथ ही कच्चा मांस भी खा रही थी। कौन है तू? मेरा टोटका खराब कर दिया। मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। क्या? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं पर वो मुझे घास तक नहीं डालती। क्या आप उसे मेरी बना सकती हो? बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को तू मेरे पास आया है? जी। क्यों ना इस काले जादू से मैं तेरी ही जान ले लूं। ऐसे मत कीजिए, देखिए आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। ठीक है, 3 किलो कच्चा मांस और 3 बोतल दारू लेकर आना। हाँ हाँ, मैं ये सब ले आऊंगा। तू किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल सब ले आना और साथ ही जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बाल भी ले आना। चल अब जल्दी जा यहाँ से, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अविनाश डर के भागने लगता है। तभी एक आत्मा उसे धक्का देती है। अविनाश उड़ते हुए खंडर के बाहर गिर जाता है। बाप रे! अविनाश झट से कार में बैठ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन अविनाश बुढ़िया के पास आता है, गौरी के बाल ले आता है और बुढ़िया ने जो जो मांगा था वो सब कुछ भी लेकर आता है। आ गया तू, मजनू की औलाद। ला मेरी दारू की बोतल और कच्चा मांस। अविनाश ने बुढ़िया को सब दे दिया जो जो बुढ़िया ने मांगा था। और ये है गौरी का बाल। पहले मुझे कच्चा मांस खाने और दारू पीने तो दे। ये सब आप अकेले खाओगे? ये दोनों आत्माएं भी तो हैं खाने और पीने के लिए। मुझे डर लग रहा है, आप मेरा काम कर दीजिए पहले। ये लो गौरी का। चैन से पीने भी नहीं दे रहा। ठीक है, दे उसका बाल और एक तेरे सर का बाल भी। बुढ़िया ने गौरी और अविनाश का बाल एक साथ बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ के बाल जला दिए। जा, तेरा काम हो गया। अब सच में गौरी मुझसे प्यार करेगी ना? मरते दम तक। जब तक तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये काला जादू चलता रहेगा। अगले दिन अविनाश कॉलेज जाता है और गौरी उसे ही देख रही होती है। अविनाश ने कई बार नोटिस किया, गौरी की नजर उस पर ही थी। कुछ देर बाद गौरी जोर से अविनाश को आवाज देती है। पहली बार गौरी ने अविनाश को बुलाया था। अविनाश बहुत खुश होता है। अविनाश! अविनाश हैरान होकर देखता रहता है। I love you अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश गौरी को गले लगा लेता है। अविनाश गौरी से बहुत प्यार करता है। अब दोनों एक साथ घंटों घंटों बातें करते घूमते फिरते थे। गौरी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अविनाश रानी से बात कर रहा था। तभी गौरी वहां आ जाती है। अविनाश, चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूँ। अभी चल अविनाश। देखते ही देखते गौरी का ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब हर दिन गौरी अविनाश का फोन चेक करती है। उसे
किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं देती। जब अविनाश गौरी का फोन नहीं उठाता, तब गौरी सबके सामने अविनाश को उल्टा सीधा सुना देती है। अब गौरी अविनाश के प्यार में पागल हो गई थी और अविनाश गौरी से तंग आ चुका था। अरे यार, तूने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे सर पे मुसीबत की तरह घूमते रहती है। किसी भी लड़की से बात करता हूं तो तू बीच में आ जाती है। अरे तू ज्यादा सीरियस मत ले मुझे। हमारा बस टाइम पास ही है, समझी ना? मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी क्या? और हमारे बच्चे भी होंगे। अरे तू क्या पागल है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। ना मैं किसी के पास जाऊंगी और ना तुझे किसी के पास जाने दूंगी, समझा ना? गौरी की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। ये देख के अविनाश डर जाता है और फिर से बुढ़िया के पास चला जाता है। अरे मेरे गले में क्या डाल दिया तूने बुढ़िया? मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है उसने। गौरी पे जो काला जादू किया था ना तुमने, उसे हटा दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। यहाँ आवाज नीचे करके बात कर। तभी पीछे से गौरी भी आ जाती है। देख, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई तू। अरे मुझे ये गौरी नहीं चाहिए। ये तो मेरी बच्ची माया है, गौरी के शरीर में। क्या? और ये तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। पर माया तेरे साथ बहुत खुश है, और जिसमें बेटी की खुशी, उसमें माँ भी खुश। अविनाश बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड रानी के पास पहुंच जाता है। अरे अविनाश, तू? वो भी इतनी रात में? आज तेरी गौरी साथ नहीं है क्या? अविनाश रोते हुए रानी को सारी बातें बता देता है। अविनाश, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरी दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। मेरे अविनाश को छुएगी? गौरी रानी का सिर दीवार में पटक पटक के रानी की जान ले लेती है। ये सब कुछ देख अविनाश चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रानी! गौरी के हाथ रानी के खून से सने हुए हैं। उसी हाथ से गौरी अविनाश का चेहरा साफ करती है। अविनाश के चेहरे पे पूरा खून खून लग जाता है। मुझे जाने दो। अविनाश, तू थक गया है ना? आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुझे मैं क्यों मारूंगी? तू सो जा। मुझे जाने दो। सोने को कह रही हूँ ना, सो सो। गौरी अविनाश के छाती पे मारते मारते उसे जान से मार देती है और गौरी भी बेहोश हो जाती है। माया की आत्मा गौरी के शरीर से निकल जाती है। जब गौरी होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। उसने क्या क्या किया है। अविनाश और रानी की लाश इतनी बुरी हालत में देख गौरी जोर से चिल्ला उठती है।
क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शादी के दौरान पूरी की पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो? यकीन करेंगे आप, आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 की ये तारीख, जब पार्थ की शादी होनी तय हुई थी। सारी तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की रात शहनाइयों और बाजे के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। मंडप किसी महाराजा की शादी जैसा सजा था। सब बहुत खुश थे। फेरों के लिए पार्थ तैयार था और उस वक्त उसकी दुल्हन मोहिनी भी हल्के कदमों के साथ थोड़े शर्मीले अंदाज में मंडप पहुंचती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? मोहिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का मुस्कुराती है और मंडप में दाखिल होती है। इसके बाद शादी की विधि शुरू कराई जाती है। फेरे होते हैं और सारी रस्मों के साथ पार्थ और उसकी दुल्हन मोहिनी की शादी संपन्न होती है। तभी अचानक से पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स एक साथ चली जाती है और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाता है। सारे बाराती हल्ला मचाने लगते हैं और इसी बीच पार्थ मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम ठीक हो? ना जाने ये लाइट्स कैसे चली गई। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, वो इस बात को अवॉइड करते हुए तुरंत बाहर खड़े इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। अरे सुरेश, यार ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? ऐसी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? अरे क्या साहब, आप भी कैसा मजाक करते हो? मैं तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा हूँ। मुझे तो साफ दिख रहा है कि लाइट्स तो है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाइट्स वापस आ जाती है और फोन भी कट जाता है। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठा। लेकिन जब सुरेश गौर से अपनी नजर घुमाता है, तब वो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूरा वेडिंग हॉल खाली था। सारे बाराती गायब थे। अरे, सब के सब कहां गायब हो गए? तभी पार्थ को उसके पीछे पायल खनकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दुल्हन बनी मोहिनी घूंघट किए उसके करीब आ रही थी। मोहिनी, ना जाने ये सारे लोग कहां चले गए। चलो पहले चलकर इनको देखते हैं। पार्थ ने इतना कहा, लेकिन मोहिनी ने इस पर जरा भी रिएक्ट नहीं किया और शांत खड़ी रही। पार्थ उसके करीब जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अगले पल वो चुपचाप एक ओर जाने लगी। मोहिनी, ये क्या बिहेवियर है? कहां जा रही हो तुम? मोहिनी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे एक तरफ जाने लगती है। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कुछ देर बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और वो इशारे से पार्थ को अंदर बुलाती है। पार्थ कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है, जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन आखिरी भूल थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होता है और तभी उसे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। तभी पार्थ को मोहिनी का वॉइस मैसेज आता है। सॉरी पार्थ, बारिश में फंसी हूँ, थोड़ा संभाल लेना। ये सुनते ही पार्थ के होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी सामने मोहिनी दुल्हन के रूप में उल्टी तरफ मुंह किए खड़ी दिख रही थी, जिसने तो अभी फोन लिया भी नहीं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? पार्थ एक बार कमरे के बाहर जाकर माहौल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके मन में ये विचार आया ही था
कि कमरे का दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाता है और साथ ही सामने खड़ी मोहिनी भी इस तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी घूमी, उसके सिर से घूंघट उतर गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। वो बिल्कुल एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके दांत जबान से बाहर निकल आए थे और सिर के बाल बड़े होने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का? मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। तुम स्नेहा हो? लेकिन तुमने तो खुदकुशी। हाँ, मैंने खुदकुशी कर ली क्योंकि जो सपना मेरा जीते जी पूरा नहीं हुआ अब मरने के बाद होगा। अब तुझे मरना होगा। इसके बाद एक फांसी का फंदा अचानक से पार्थ के गले में फंसता है और पार्थ सीधा ऊपर टंगे झालर से फांसी खाता है और तड़पते तड़पते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में उसकी मंगेतर मोहिनी भी उस कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे भी पार्थ के लटके शव से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चुड़ैल बनी दुल्हन और उसने एक छल से अपना पुराना हिसाब लिया। अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, 2 मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ। वो दरअसल मेरी दवाइयाँ ना जाने कहाँ रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो, अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी तब तो उसे खाली मिली थी, फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना, और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम, ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है, जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई। अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद
उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी? कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ, वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है। वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उस कलमुही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो। लौटना, फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? आप नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी! झट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। 1 हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। 1 हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर झालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमुही के साथ रातें गुजार के? अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है।
और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है।